Welcome to online class once again. As you know that we are studying Indian economy and its first chapter, Indian economy on the eve of independence. As we have cleared its 5 topics, and today we are having its 2 small topics, that is one sixth topic, occupational structure during the colonial period, and the seventh topic is infrastructure development in India under the colonial rule. Yes, let us start with sixth topic, occupational structure during the colonial period. Yes, first we have the meaning of the occupational structure. The occupational structure means द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन. इट मीन्स इसमें हम वर्किंग पर्सनस का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी बांटते हैं उसे अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. इट मीन्स ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जितने भी वर्किंग पर्सनस हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कितने पर्सन एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने पर्सन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और कितने पर्सन सर्विस सेक्टर में. नेक्स्ट वी हैव द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियाज प्री इंडिपेंडेंस ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. इंडिया के इंडिपेंडेंस होने से पहले क्या ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था इंडिया का, उसे ही हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वह यही बताता है कि कॉलोनियल पीरियड के समय कैसा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था. इसका फर्स्ट पॉइंट है लिटिल साइन ऑफ चेंज, यानी चेंजेस के बहुत कम साइन थे उस समय ब्रिटिश टाइम के समय. द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर द लार्ज शेयर ऑफ वर्कफोर्स विच यूजुअली रिमेन्ड एट हाई ऑफ 70 to 75%, while manufacturing and service sector accounts only 10 and 15 to 20% respectively. इट मीन्स यह बता रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स काम करता था, यानी सबसे ज़्यादा पर्सनस एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते थे क्योंकि बेसिकली हमारा भारत देश एग्रीकल्चर डिपेंड कंट्री है और इसीलिए 70 to 75% लोग उसी कामों में एंगेज थे, यानी एग्रीकल्चर और इससे रिलेटेड कामों में. मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में केवल 10% और 15 से 20% लोग काम करते थे. सेकेंड वी हैव द ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन. अब जो हर एक क्षेत्र, रीजन मीन्स क्षेत्र, अलग अलग एरियाज़ में जो ग्रो हो रहा था वो उसमें कई वेरिएशन था, यानी सब जगह देश के सभी हिस्सों में एक तरह का ग्रोथ नहीं था. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को लेकर के अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह की ग्रोथ थी. फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग एरिया ऑफ द प्रेजेंट डे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका. उस समय जिसे मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था वो अभी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक आते हैं. और बॉम्बे एंड बंगाल विटनेस अ डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. जबकि बंगाल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कम लोग काम करते थे विद द कॉमन्सरेट इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, क्योंकि बंगाल और बॉम्बे जैसी जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा वर्कफोर्स काम किया करता था. हाउएवर देयर हैड बीन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, उड़ीसा एंड पंजाब. लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कफोर्स उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब में ज़्यादा बढ़ा था. सो हेयर वी हैव द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के साइन देखे जो प्री इंडिपेंडेंस के समय थे. आप एक बॉक्स देख रहे हैं, उसमें लिखा है थिंक एज यू रीड. जो हमने पढ़ा है उसके बेस पर हम इन क्वेश्चंस के आंसर्स को देंगे. सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिफाइन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है इसको मैंने सबसे पहले बताया था, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम वर्कफोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट सेक्टर्स, एंड द सेक्टर्स आर एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर. सो दिस इज द आंसर फर्स्ट.
Second, we have which sector of Indian economy accounted for the largest share of workforce during the colonial period. It means colonial period के समय किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स काम करता था. तो मैंने पहले ही लिटिल साइन ऑफ चेंज में हमने पढ़ा था पॉइंट में कि 70 to 75% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में काम करता था. तो इसका आंसर ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर और उसका परसेंटेज है 70 to 75%. नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल के समय भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था. इंफ्रास्ट्रक्चर का सिंपली मीनिंग होता है रोड्स, डैम्स, पोर्ट्स, etc. So let us start. Some efforts were made by the colonial rule to improve the infrastructure facilities in India. भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए कॉलोनियल रूल ने कुछ इम्प्रूवमेंट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर में. इसीलिए ही उन्होंने रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट और टेलीग्राफ को भारत में लेके आए. बट दीज एफर्ट्स वर स्पाइस्ड विथ सेल्फिश मोटिव. ध्यान देंगे आप कि जब कॉलोनियल रूल ने यानी ब्रिटिश सरकार ने रेलवे, पोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट, पोर्ट और टेलीग्राफ जैसी सुविधाएं भारत में लेके आए तो इसके पीछे उनका सेल्फिश मोटिव था. यानी वो लोग सेल्फिश थे, उन्होंने ये सारी सुविधाएं केवल और केवल अपने लिए ही बनाई थी. The real objective of the British behind infrastructure development in India was to subserve various colonial interests. इनका मोटिव यही था कि इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को भारत में डेवलप करके वह अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते थे. यानी अपने खुद के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने ये सब किया था. एंड नॉट टू प्रोवाइड द बेसिक अमेनिटीज़ टू द पीपल. उन्होंने वहाँ भारत के लोगों को बेसिक अमेनिटीज़ भी नहीं पहुँचा पाए थे. इट मीन्स आपको पता है कि फूड ग्रेन्स, केरोसिन और इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें थी कंज्यूमर गुड्स, उनकी भी भारत में कमी थी उनके रहते. तो उन्होंने अगर ये सब किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, तो उसका सेल्फिश मोटिव ही था. हम पढ़ेंगे इसे, क्या था सेल्फिश मोटिव. सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स बाय ब्रिटिश ने ऑल रोड्स जो बनाए थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं. रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया प्रायर टू एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल वर नॉट फिट फॉर द मॉडर्न ट्रांसपोर्ट. जो रोड उन्होंने बनाए थे वो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के लिए फिट नहीं थे. देयर ऑलवेज रिमेन्ड एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द ब्रिटिश रूल वर ऑफ all weather roads to reach out the rural areas during the rainy season. It means यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उनके द्वारा बनाए गए रोड्स रेनी सीजन में रूरल एरियाज तक पहुँचने के लिए नहीं थे. नेचुरली therefore people mostly living in these areas suffered bitterly during natural calamities and famines. और उस समय बाढ़, भूकंप, इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ आने पर गाँव में निवास करने वाली ज़्यादातर पीपल्स तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता था. क्योंकि आपको पता था कि उस समय हमारा भारत एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री होने के कारण मोस्टली लोग गाँव में निवास करते थे, मोस्टली लोग विलेजेस में निवास करते थे. और इस तरह विलेज तक पहुंचने के लिए उन्होंने सड़कें नहीं बनाई थी. तो नेचुरल कैलेमिटीज़ के समय उन बहुत ही प्रॉब्लम होती थी. Next we have the British constructed modern roads in India which primarily served the purpose of mobilizing the army within India. जो उन्होंने रोड्स बनाए थे उसका मेन काम यही था कि वो भारत में आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर पाएँ. सेकेंड था ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट टू सेंड दीज टू फार अवे इंग्लैंड और अदर फॉरेन डेस्टिनेशंस. इट मीन्स जो भी उन्होंने सड़कें बनाई थी उन सड़कों और पोर्ट्स का, रेलवे स्टेशन का मेन काम यही था कि वो कच्चे माल को भारत से
अपने इंग्लैंड भेजने के लिए या किसी अलग फॉरेन डेस्टिनेशन पर भेजने के लिए इजीली भेज पाएँ। इसीलिए उन्होंने रेलवे का इंट्रोड्यूस किया था और सड़कें बनाई थी और वाटर ट्रांसपोर्ट बनाया था। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट introduction of railway in India, according to the exam point of view, this point is also very important. Let us read. The British introduced the railway in India in 1850 and it is considered one of the most important contribution. भारत में 1850 में ब्रिटिशर्स रेलवे लेके आए थे और रेलवे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था उनके द्वारा दिया गया था, जिसे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं इंडियंस। द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन टू इम्पॉर्टेंट वेज। So firstly we have it enables peoples to undertake long distance travel and thereby break geographical and cultural barriers. इंडियन रेलवे आ जाने के कारण लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत इजी होता था और इस तरह से जोग्राफिकल और कल्चरल बैरियर्स हट गए थे। On the other hand, it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affect the self-sufficiency of the village economies in India. Commercialization of agriculture हो जाने के कारण इससे गाँव की इकोनॉमीज़ पर उल्टा प्रभाव पड़ा था। गांव अब सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो पाए थे। द वॉल्यूम ऑफ इंडियाज़ एक्सपोर्ट अनडाउटली एक्सपेंडेड बट इट्स बेनिफिट रेयरली अक्योर्ड टू द इंडियन पीपल। हालांकि इतना सब ट्रेन्स के थ्रू एक्सपोर्ट किया जाता था और एक्सपोर्ट होने के कारण भी इसका कुछ भी बेनिफिट इंडियन लोगों को नहीं मिल पाया था। Thus the social benefits which the Indian people gained owing to the introduction of the railway were overweighted by the country's huge economic loss. रेलवे आ जाने के कारण सोशल बेनिफिट्स मिला था लेकिन इकोनॉमिक लॉसेस बहुत हुए थे, क्योंकि इन ट्रेनों का, इन वाटर ट्रांसपोर्ट का, इन पोर्ट्स का, इन टेलीग्राफ वगैरह का यूज़ केवल ब्रिटिशर्स ने अपने खुद के सेल्फिश मोटिव के लिए किया था। नेक्स्ट वी हैव द डेवलपमेंट ऑफ द इनलैंड ट्रेड एंड सी लेन्स। Along with the development of roads, railway, the British also took measures for developing the inland trade and sea lanes. उन्होंने वाटर ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करते हुए इनलैंड ट्रेड और सी लेन्स को भी इम्प्रूव किया। However, these measures were far from satisfactory. लेकिन यह डेवलपमेंट सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक ही थे। First, the inland waterways also proved uneconomical as in case of the coastal canals and Orissa coast. Through the canal was built a huge cost to the government. British government ने एक कैनल बनाया था, कोस्ट कैनल, जो कि ओडिशा कोस्ट पर था, ताकि वो माल को इजीली विदेशों तक भेज पाएँ। लेकिन इसमें बहुत सारा कोस्ट यानी इसकी लागत यानी इसमें बहुत सारा रुपया उस समय गवर्नमेंट का खर्च हुआ था। लेकिन येट इट फेल्ड टू कम्पीट विद द रेलवे। लेकिन इतना सब रेलवे से कम्पीट अगर किया जाए तो बहुत ही फेल हो चुका था। इट मीन्स ये इतना सक्सेस नहीं था कोस्ट कैनल, विच हैड टू बी अल्टीमेटली अबाउंडेड, जिसे लास्ट में बंद करना पड़ा। The introduction of electric telegraph in India. Secondly, ब्रिटिशर्स भारत में इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लेके आए थे, विच सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, जिससे कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में काम आया, बट वॉज वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन उस समय ये बहुत ही महंगा पड़ता था। द पोस्टल सर्विसेज despite serving a useful public purpose remained all through inadequate. जितनी भी पोस्टल सर्विस उस समय थी वह उस समय की पब्लिक के हिसाब से बहुत ही अपर्याप्त थी, अपर्याप्त थी। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज़ कंक्लूजन, वी विल हैव इन आवर नेक्स्ट वीडियो।